विजिबल है? हेलो, स्क्रीन Yes, विजिबल sir. है? हाँ सर. ठीक है। देखो तो विजिबल हुआ, फिर से शेयर किए हैं। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ठीक है, ठीक ठीक। बच्चे आ रहे हैं। हम लोग पढ़ लिए थे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड इंटरप्शंस आर कमिंग। तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को जानना है कि जब इसको वायरलेस एक टॉपिक हमारा जो था वो थोड़ा अनटच था, हालांकि कुछ हम लोग देखे थे उसमें, वी हैव कंप्लीटेड ओवर at most 50% of that topic, but some touch points are remaining and we will go back to that topic, that is wireless LANs। कैसे wireless LANs में चीज़ों को हम लोग implement करते हैं, because in wireless environment we have understood that collision detection is very difficult considering the problems that we have learned in the previous classes। तो वायरलेस एनवायरनमेंट में हमें क्या चाहिए? हमें कॉलिजन अवॉइडेंस का स्कीम्स चाहिए। सबसे पहली बात है कि वायरलेस कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं और उसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है और क्या क्या चैलेंजेस है। सो लेट अस गो थ्रू द टॉपिक दैट इज बीइंग अनटच्ड, इज कॉल्ड वायरलेस लैंड्स। पहला है आपका मोटिवेशन और इस वायरलेस लैन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्या है ये वायरलेस लैन में जिसको हम लोग जानने के लिए प्रयास करेंगे। पहला है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दिस आर द फीचर्स आर मोबिलिटी। बहुत ज़्यादा ये मोबाइल होता है, दैट इज
हम लोग ऑन द मूव कनेक्टिविटी को अवेल कर सकते हैं, जो कि फिजिकल दैट इज वायर्ड लैंस में जो जनरली पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज वन एस्पेक्ट. नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ इंस्टॉलेशन एंड सिंप्लिसिटी. जो वायर्ड लैंस हम लोग यूज करते हैं उसमें जो है वी हैव टू गो फॉर केबल बिछाना पड़ता है, स्टेशंस का लोकेशन जो है वो सेट करना पड़ता है. सो एवरीथिंग इज समवट फिक्स्ड. कुछ हद तक वो सारे फिक्स्ड होते हैं. और अगर उसको इंस्टॉल करना हो तो पूरे सेटअप को अगर इंस्टॉल करना हो, इट टेक्स टू मच टाइम एंड लेबर, एफर्ट भी काफी लगता है कि उसको लगाने में. एंड ऑल्सो द कॉस्ट फैक्टर इज देयर. सो स्पीड ऑफ इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वायरलेस लैंस और सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना जल्दी वो वायरलेस लैन को किसी एक नेटवर्क को हम सेटअप कर सकते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वायरलेस लैन बहुत अच्छा है. दैट इज दिस इज वन ऑफ द मेन फीचर्स फॉर व्हिच वन शुड गो फॉर वायरलेस लैंस. दूसरा है इंस्टॉलेशन फ्लेक्सिबिलिटी. क्या है ये कि एक लैन को पहली दफा अगर इंस्टॉल करना है तो उसमें कितना कॉस्ट लगता है, कितना एफर्ट लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना एक्सपर्टीज लग रहा है. सो दैट इज आल्सो वन फैक्टर. दूसरा है कि री इंस्टॉलेशन, कि अगर मुझे उसको फिर से री इंस्टॉल करना है, कि कहीं पे हटा के किसी एक लोकेशन को चेंज करके किसी दूसरे रूम में लेके जाना है, या फिर उसका एक्सटेंड करना, उसको बढ़ाना है, in that case also it is very flexible. That is installation, reinstallation. और उसको अगर configure करना है, that is what is configuration? That is establishing the setup of the nodes, wireless devices that is coming into the picture. वो नेटवर्क सिनेरियो में जो भी नोड्स आ रहे हैं उनको कॉन्फ़िगर करना, सो दैट कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश कर सके. जिस तरह का हम कनेक्टिविटी हम चाहें, जिस तरह का हम टोपोलॉजी चाहें, तो उस तरह का टोपोलॉजी अगर हम एस्टैब्लिश करना चाहें तो ये भी बहुत हद तक आसान है इन केस ऑफ वायरलेस लैन. बट इन केस ऑफ फिजिकल लैन, जस्ट बिकॉज द नोड्स आर वेरी फिक्स्ड एंड बिफोर गोइंग फॉर द एक्चुअल सेटअप के बिना हम उसको कॉन्फ़िगर के विषय में सोच भी नहीं सकते. एंड इट बिकम्स वेरी टीडियस टास्क if we go for installation and reinstallation. Okay, so low cost, and next is the low cost installation. That is इसमें चूंकि सिर्फ डिवाइस लगता है और कोई भी वायर इसमें इन्वॉल्व नहीं है. जनरली अगर आप कहीं पे नेटवर्क केबलिंग अगर डालते हैं, नेटवर्क बनाने का आप ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, तो या फिर दे रहे हैं, सो इट द मेन इशू दैट कम्स इनटू पिक्चर इज कॉल्ड द केबलिंग. क्योंकि बहुत बड़े दैट इज कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर ऑफिसेस में जहाँ पे चीजें बहुत बड़े आकार में होती है, देयर द कॉस्ट ऑफ द वायर इनकर्स द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द नेटवर्क. ठीक है, यार ज्वाइनिंग सो लेट. कुंदन कुमार. सो लो कॉस्ट इंस्टॉलेशन, सो इट एश्योर्स दैट कि आपको बहुत कम खर्चे में और तुरंत आप जो है सेटअप को लगा सकते हैं, और तार भी कम लगेगा, और चाहिएगा तो उस सेटअप को, होल सेटअप को आप दूसरे सिंपली प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होते हैं एंड वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर. वो सारा डिवाइसेस को आप लेके जा सकते हैं किसी दूसरे रूम में या फिर किसी दूसरे बिल्डिंग में, जहां से आप उसको फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज कम द स्केलेबिलिटी. तो वायरलेस चूंकि इसमें तार का कोई बात ही नहीं है, तो तार अलग से बिछाना, या फिर बिल्डिंग कमजोर है, या फिर किसी कोई मतलब टोपोग्राफी बेस्ड कोई चैलेंजेस इसमें है ही नहीं. बस उस डिवाइस को कहीं पे एक जगह फिक्स कर देना है, और कवरेज के आधार पे इसको हम स्केल कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, इसका कवरेज बढ़ा के या फिर उसको एक्सटेंड करते हुए, कवरेज एक्सटेंड करते हुए हम इसको स्केल कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स द चैलेंजेस. ये सब फीचर्स है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें कोई ड्रॉबैक्स नहीं है. सो वी आर हैविंग challenges also, and there are some limitations that makes wireless LAN very difficult to implement, या फिर it has to be well configured properly, उसको लगाना होता है या establish करना होता है. So, पहला चैलेंज क्या है? लो रिलायबिलिटी. तो why लो रिलायबिलिटी? क्योंकि हम लोग जानते हैं वायरलेस जो मीडिया है, इट इज वेरी ससेप्टेबल टू रेडियो फ्रीक्वेंसी. तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग यूज करते हैं वायरलेस मीडिया में, उसमें एक जो मेन गुण है कि वो बहुत संवेदनशील है विद नॉइज एंड इंटरफेरेंस. तो when there is a noise, and this is the whole medium is free, so the noise factor and the interference factor
interference factor that plays a huge role in case of limitations of when it comes about the limitations of the what of वायरलेस लैंड्स। तो नॉइस फैक्टर जो है मतलब कोई अगर दूसरा सिग्नल वहां पे है या फिर कोई दूसरा अनवांटेड सिग्नल अगर वहां पे है, सो इट विल डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल, तो वो सिग्नल क्वालिटी को खराब कर देता है। नेक्स्ट कम्स द दैट इज फ्लक्चुएशन। सिग्नल स्ट्रेंथ भी जो है वायरलेस, क्योंकि वायरलेस जो है वो किस तरह से वो मूव करता है, वायरलेस का जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्री स्पेस में मूव करता है, दैट इट गोज थ्रू फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस मूवमेंट चूंकि अनगाइडेड है, तो इसका जो कि फ्री स्पेस मूवमेंट है, दैट इज व्हाई इट गोज थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट लॉस। इसमें अलग अलग तरह का लॉस होता है। तो अगर इस लॉस को हमको कवर अप करना है, वी नीड समथिंग दैट इज कॉल्ड, हम लोग क्या चाहेंगे कि जो रिसीवर है उसमें गेन ज्यादा हो, और ट्रांसमीटर तो ठीक है एक पर्टिकुलर वैल्यू में सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है और उसका भी हम स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, बट इट इज लिमिटेड। सो हम यही चाहेंगे कि जो हमारा जो रिसीवर साइड में वहां पे गेन मतलब बढ़ाए। सो अगर गेन भी दो तरह से हम लोग बढ़ा सकते हैं कि ये जो लॉस है इसको कोप अप करने के लिए हम लोग जो फैक्टर जिसको एड्रेस करते हैं दैट इज कॉल्ड गेन, ये भी दो तरह से बढ़ा सकते हैं, एक्टिव एंड वन इज पैसिव। एक्टिव कब? जब हम लोग omni डायरेक्शनल एंटेना यूज करते हैं एक्टिव गेन को बढ़ाने के लिए। omni डायरेक्शनल एंटेना यूज करते हैं। पैसिव में हम लोग डायरेक्शनल एंटेना यूज करते हैं। अंतर क्या हुआ ये दोनों एंटेना यूज करने का? omni डायरेक्शनल एंटेना मतलब हुआ कि हम रिसीवर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ये जो है हमारा जो है सेंडर के ऊपर डिपेंड हो रहा है। पैसिव गेन का मतलब है कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है दोनों एक दूसरे की तरफ फोकस्ड है, दैट इज ए रिसीवर इज फोकस्ड टू रिसीव ए पर्टिकुलर सिग्नल फ्रॉम ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ द सेंडर। सेंडर का एक एंगल पे जो सेंडिंग हो रहा है उसी एंगल पे रिसीवर को सेट किया गया। फॉर एग्जांपल हमारा जो डिश एंटेना वगैरह होता है वो सैटेलाइट से पर्टिकुलर एंगल में सेट किया जाता है ताकि वहां से वो ले सके। सो वहां पे हम लोग रिसीवर को चैनलाइज मतलब अलाइन करते हैं ताकि हमारा गेन जो है वो बढ़ाया जा सके। सो इन दिस केस जो हम लोग एक्सेस वायरलेस लाइंस में जो मेन है कि हम लोग जहां से सिग्नल को पाते हैं दो सिग्नल्स द पॉइंट्स आर कॉल्ड द एक्सेस पॉइंट्स। सो एक्सेस पॉइंट का जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग दो तरह से इसको बढ़ा सकते हैं, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेन। तीसरा जो इसमें जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड ईव्सड्रॉपिंग, दैट इज कोई भी अगर उस फ्रीक्वेंसी को चाहे तो उसको टैप कर सकता है, उसको पेनिट्रेट कर सकता है, एंड फॉर दैट व्हाट वी यूज इज कॉल्ड जैमिंग। जैमिंग हम लोग यूज करते हैं ताकि अनवांटेड जो है फ्रीक्वेंसी है वो उसमें एंटर ना करे, अनवांटेड यूजर्स जो है हमारे सिग्नल को डिकोडिफाई ना करे और डेटा का थेफ्ट ना हो। साथ में जो है इन वायरलेस केस वी आर हैविंग डिफरेंट इश्यूज, हमारे पास बहुत सारे इश्यूज है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड। वो इश्यूज जो है बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है। वन इज फेडिंग। So different angles से जब सिग्नल आता है, because in wireless environment there are so many senders and there are so many receivers, they work in a half duplex mode, या तो सेंड करेगा या फिर रिसीव करेगा या फिर साथ साथ में लिसन करेगा। सो इन दैट केस फिर अगर दो तरफ से अगर कोई सिग्नल आ रहा है, सो इन दैट केस वो जो है इट बिकम्स कि पूरा सिग्नल जो है वो अगर 180 डिग्री अपार्ट से फेज एंगल 180 डिग्री अपार्ट से अगर दो सिग्नल टकरा रहा है किसी रिसीवर के पास, मल्टीपाथ के कारण हो सकता है कि अलग अलग एनवायरनमेंट से टकरा के वो सिग्नल आ रहा है। इन दैट केस द होल सिग्नल गेट्स नलिफाइड, दैट इज कॉल्ड नलिंग, दैट इफेक्ट ऑफ फेडिंग इज कॉल्ड नलिंग। तो फेडिंग में भी बहुत सारे केसेस होते हैं। वन इज नलिंग जहां पे पूरा सिग्नल ही कैंसिल आउट हो जाता है एट द रिसीवर पॉइंट। कभी कभी सिग्नल जो है वो ओवर एम्पलीफाइड हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड अप फेडिंग। और कभी कभी जो है सिग्नल जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है या पूरा पूरी नहीं पार्शियली कैंसिल आउट हो जाता है, इतना कि जो रिसीवर है वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है कि जो सही सिग्नल क्या है, दैट इज कॉल्ड डाउन फेड। एंड ये तब होता है डाउन फेडिंग, और ये तब होता है जब जनरली जो फेज एंगल है वो 120 डिग्री टू 170 डिग्री अपार्ट होता है।
सो दीज आर द केसेस। और भी कुछ केसेस है, फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन। जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी में जाते हैं तो रेडियो सिग्नल जो है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे सर्फेसेस है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। फॉर एग्जांपल पानी है या फिर कंक्रीट है या फिर वॉल्स है, वहाँ पे कुछ उसका जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। साथ में वी हैव द रिफ्लेक्शन फेनोमेना विथ रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी में एक रिफ्लेक्शन भी होता है, क्योंकि सारा फोकस्ड बीम्स है एंड दे गेट रिफ्लेक्टेड. So while they get reflected, so some of they may get reflected from some smooth surfaces, they may get from reflected from some uneven surfaces, and this type of reflection is called heterogeneous bouncing. तो अलग अलग surface में अगर हम लोग कोई radio frequency अगर bounce करके निकल रहा है and in an environment, in a topography, then it becomes an heterogeneous reflection. Also radio frequency have diffraction, उसका diffraction भी होता है, जहां किसी कर्व सरफेस के आसपास जाके वो जो सिग्नल है वो मुड़ने लगता है. That effect is called diffraction. Also it has the effect called scattering. Scattering भी उसमें होता है. That is what is scattering? Scattering is unpredictable directions में अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, किसी एक जगह पे टकरा के किसी या किसी अनइवन सरफेस पे टकरा के वही फ्रीक्वेंसी अगर दो तीन डायरेक्शन में अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, then that effect is called scattering. And ये कुछ किसी भी कारण से हो सकता है. It can be due to the environment, that is environment अगर dust है, pollution है, या फिर humidity है, या फिर uneven आपका that is surfaces. अगर असमतल सतह है, that is trees and moving water like that. उसके बाद डेंसिटी का अगर फ्लक्चुएशन है, अगर टेम्परेचर का क्लाइमेट का टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर चेंज हो रहा है, सो डेंसिटी फ्लक्चुएशन. तो ये सारे केसेस है दैट मेक्स द रेडियो फ्रीक्वेंसी, द यूज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेरी क्रिटिकल. थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि इसको किस तरह से यूज किया जाए. जो थर्ड पॉइंट, दैट इज द फोर्थ पॉइंट जो सामने आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द लिमिटेशन ऑफ डेटा रेट. फाइनली जो हम लोग वायर्ड में जो डेटा रेट पाते हैं, खास करके फाइबर ऑप्टिक में, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी में भी इसमें लिमिटेशन ऑफ डेटा रेट है. लिमिटेशन क्यों है डेटा रेट? क्योंकि इसको बांटा गया है. तो बांटा जो गया है, इसको तीन सेक्शन में बांटा गया है. बेसिकली द डिविजन्स आर बीइंग डन बाय सम गवर्निंग बॉडी. एक है आपका IEEE, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो है आपका मेंटेनेंस, उसका स्टैंडर्ड्स पे काम करता है कि किस स्टैंडर्ड का, इसी कारण से जो प्रोटोकॉल वगैरह निकलता है और कितने फ्रीक्वेंसी पे वो प्रोटोकॉल काम करेगा, वो सारा IEEE गवर्निंग बॉडी. देन वी हैव FCC, दैट इज फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन. ये यूएसए का, ये सब यूएसए का ऑर्गेनाइजेशन है. IEEE ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है. FCC जो है यूएसए का. ये जो है वायरलेस जो डिवाइस है, जो उसको किस तरह से यूज करेंगे उसका स्पेसिफिकेशन देता है. दैट इज डिवाइस ओरिएंटेड. ये बात करता है कि किस तरह का डिवाइस होगा, किस फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, ये किस तरह का प्रोटोकॉल यूज करेगा, ये सब FCC डिसाइड करता है. किस तरह का डिवाइस अलाउड है वायरलेस एनवायरनमेंट में. साथ में वी हैव ETSI. We have ETSI. ETSI इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट. तो ये जो है आपका जो यूरोप में जो है, it produces the common standard for wireless communication. यूरोप के ऊपर ये जो है, पूरे यूरोप पे ये कॉमन स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है. एंड एट द सेम टाइम वी हैव वाईफाई एलियंस. ये जो है आपको वाईफाई कैसे यूज करना है, द होल वाईफाई कम्युनिटी, उस पूरे पे वो बात करता है. साथ में वाईफाई का अलग अलग डिवाइस में इंटरऑपरेबिलिटी और उसको किस तरह स्टैंडर्डाइज किया जाए, इसकी बात करता है. आप जो अभी यूज कर रहे हैं, जो फोन वगैरह यूज करते हैं, उसमें जो वाईफाई वगैरह होता है, वो कहीं ना कहीं वाईफाई अलायंस से वो सर्टिफाइड है, वहां से वो स्पेसिफाइड है कैसे वो चलेगा. So these are the governing authorities, and they divided the whole thing into three basic unlicensed band. तो FCC, इसमें जो FCC है, ये जो है जो डिवाइस पूरी चीज को गवर्न करता है, ये तीन बैंड में बांट दिया है. ठीक है, तीन बेसिक बैंड में. वन इज 900 मेगाहर्ट्ज, another is
2.4 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है, अनदर इज आपका जो 5 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है। दिस 4 बैंड्स जो है यस, सो ये 3 बैंड में ये बेसिकली कौन एफसीसी जो है इसको बांट दिया है। तो ये तीनों बैंड जो है इसको 2 कैटेगरी में डाला गया है। जो पहला जो 2 बैंड है, दिस 2 बैंड्स, इन दोनों बैंड को हम लोग कहते हैं ISM बैंड्स, दैट इज ISM बैंड्स। I इज फॉर इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, S इज फॉर साइंटिफिक एंड M इज फॉर मेडिकल। तो ये 3 ग्रुप में इसको बांट दिया गया है। कौन सा? ये दोनों पूरे बैंड को। तो हम लोग जो यूज करते हैं इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल, अभी तक इसी बैंड को ही हम लोग पूरी यूज नहीं कर पाए। वी आर विद इन समवेयर विद इन, अगर वाईफाई यूज कर रहे हैं, हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, सो यू आर समवेयर बिटवीन विद इन दिस बैंड। एंड द थर्ड बैंड इज कॉल्ड एज यूनी बैंड। इस बैंड को वो लोग नाम दिए हैं uni band. So what is uni? That is unlicensed national infrastructure band. So licensed national infrastructure band. So ये जो 3 बैंड है इसी पे कहीं ना कहीं हम लोग काम करते हैं। अब है कि जो वायरलेस, ये जो पूरा वायरलेस है ये कितने तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है। तो बेसिकली ये पहला जो इंप्लीमेंटेशन दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क में हम लोग यूज करते हैं। हम लोग जो घर में जो ब्लूटूथ वगैरह लगाते हैं, जो ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर वगैरह करते हैं, या फिर जो इंफ्रारेड वगैरह जो यूज करते हैं, वो सारा जो है W band, that is home level, and it varies up to 5 to 10 meters. So definitely इसको हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सीमित जगह के लिए होता है। इसका संपूर्ण फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ अलग होता है। देन अगर इसको थोड़ा बड़े आकार में लेना है, फॉर दैट वी हैव डिफरेंट दैट इज वायरलेस नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड LANs, जिसको थोड़ा बड़े आकार में लेता है। 100 मीटर इसका कनेक्टिविटी होता है, और इसका प्रोटोकॉल भी चेंज हो जाता है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाता है। तो इस पे काम करने का जो प्रोटोकॉल है, दैट इज मीडिया एक्सेस का जो प्रोटोकॉल है, वो भी चेंज करेगा और इसका फ्रीक्वेंसी भी चेंज करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें बैंडविड्थ देता है। देन कम्स मैन। अगर बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर हमको वायरलेस सेटअप करना है, सो इट विल कम विथ मोर कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस सपोर्टिंग मोर greater frequency numbers and higher bandwidth, so that it can incorporate multiple number of users, ज़्यादा से ज़्यादा users को over a great topography हम लोग कनेक्ट कर सके, that is wireless connectivity दे सके। उसके लिए हमें higher frequency में टैप करना पड़ता है। And finally जो देश, मतलब 2 कंट्रीज में या फिर 2 सिटीज में अक्रॉस द जो WAN स्प्रेड करता है, that is called wireless WAN, those are called wide area networks। ये बहुत ही कम यूज होता है और वेरी रेयर वहीं पे यूज होता है जहां पे देयर इज वेरी डिफिकल्टी टू एस्टैब्लिश फिजिकल, दैट इज वायर्ड कनेक्शन बिटवीन 2 सिटीज, दैट इज ज्योग्राफिकल अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है, वहीं पे हम लोग वायरलेस वैन्स को हम लोग यूज करते हैं। अब आते हैं कि जो टोपोलॉजी है वायरलेस लैन को किस तरह से हम लोग जानेंगे। सो द बेसिक फैक्टर्स आर इज टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज द मैक सब लेयर टेक्निक्स की वो किस टोपोलॉजी पे काम करता है, कितना तरह का टोपोलॉजी वायरलेस लैंस में हम लोग यूज कर सकते हैं, और मैक लेयर कैसे काम करता है, उसका बेसिकली जो मैक सब लेयर है वो कैसे काम करता है, इट इज इन द वायरलेस लैन, और फ्रीक्वेंसी क्या क्या इसमें यूज होता है। सो क्या क्या टोपोलॉजी है? सो दीज आर द टोपोलॉजीज दैट आर बीइंग यूज्ड इन वायरलेस लैंस। सो So पहला है IBSS. So let us see what is IBSS. तो what is IBSS? So basically ये एक तरह का एडहॉक नेटवर्क है। जब हम मल्टीपल डिवाइसेस को सिंपली हम लगा देते हैं
and they get established with each other. अपने आप में वो लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, then that type of network randomly उसको कहीं से भी हम नेटवर्क को स्टार्ट कर दिए, that type of behavior of or establishment is called an ad hoc network. और ये एक तरह का टोपोलॉजी है जहाँ पे या तो हम एक्सेस पॉइंट यूज कर भी सकते हैं या फिर एक्सेस पॉइंट यूज नहीं कर सकते। बस इसका एक ही रिक्वायरमेंट है कि जो सारा जो नोड्स है इन सब के पास दैट इज वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, ताकि वो लोग अपने आप में कॉन्फ़िगर करके, और इनके पास जो है एंटेना होना चाहिए, होना चाहिए ताकि ये लोग अपने आप में कॉन्फ़िगर करके सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये लोग कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश कर लें। अगर ऐसा नहीं है तो एट द सेम टाइम हम लोग इसको एक्सेस पॉइंट के जरिए भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो एक्सेस पॉइंट क्या है? जो समन्वय स्थापित करता है। अगर 4 या 5 या मोर देन 1 नंबर ऑफ नोड्स आर इन टोपोग्राफी में अगर सेटअप किया गया है, तो हम एक सेंट्रलाइज्ड कॉमन पॉइंट के जरिए उस पूरे वायरलेस नेटवर्क को हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एंड दैट सेंट्रलाइज्ड पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सेस पॉइंट। सो ये क्या है? ये एक सेंट्रल कनेक्टिविटी स्कीम है जिसके जरिए हम लोग जंक्शन पॉइंट कर सकते हैं, या फिर इसको एक ब्रिजिंग पॉइंट कर सकते हैं, जो अलग अलग नोड्स में जो है वो वायरलेस कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करता है। तो अगर ये नोड को इस नोड से बात करना है, अगर इस नोड को इस नोड से बात करना है, सो इट विल गो थ्रू द एक्सेस पॉइंट। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम सिंपल विदाउट एक्सेस पॉइंट एस्टैब्लिश करें, देन दैट विल बी सिंपली हम लोग हमें सिर्फ उसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए जो मैक, जिसमें मैक इंफॉर्मेशन रहता है, और कम्युनिकेशन के लिए उसका एंटेना चाहिए, एंड दे कैन गो फॉर एन होल एड हॉक नेटवर्क। हर नोड का अपना एक रेंज होता है क्योंकि वो वायरलेस मोड पे काम कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द कवरेज। सो उस कवरेज तो हम लोग इस तरह से जब एड हॉक नेटवर्क को एस्टैब्लिश करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे नोड जो है बाकी अदर नोड्स के कवरेज में पड़े। सो वी आर हैविंग एन ओवरलैपिंग कवरेज एरिया टू एस्टैब्लिश ए एड हॉक नेटवर्क। सो एड हॉक नेटवर्क कुछ लिमिटेशंस भी है, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा मेन फोकस जो है वो वायरलेस हमारा मेन फोकस जो है वायरलेस नेटवर्क को समझना, लैंस को खास करके समझना। तो एक्सेस पॉइंट का रोल क्या है? सो दिस इज ए वायरलेस डिवाइस। ये एक तरह का एक्सेस पॉइंट है, ये उसका 2 एंटेना है, कभी कभी एक एंटेना, लेकिन 2 एंटेना जनरली दिया जाता है। सिस्को का ये एक एक्सेस पॉइंट है। सो ये हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है। सो इट वर्क्स इन half duplex mode access point. It acts as a central point, central जंक्शन पॉइंट की तरह ये काम करता है, जो सभी में समन्वय लाता है। दैट इज ऑल नोड्स में कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करता है। इसमें एक एंटेना भी हो सकता है, 2 एंटेना भी हो सकता है, कैन ये स्टैंड अलोन भी हो सकता है, एंड इट कैन बी ए वायरलेस राउटर। अगर स्टैंड अलोन नहीं होगा तो ये वायरलेस राउटर की तरह बिहेव करेगा। दैट इज इट कैन राउट, इट कैन डिफरेंशिएट नेटवर्क्स। अगर यहाँ पे 10 नोड है, अगर इसको एक नेटवर्क को बना सकता है, अगर ये वायरलेस राउटर की तरह बिहेव करेगा, इसको एक नेटवर्क बनाएगा और इसको अलग एक नेटवर्क बना देगा। मतलब ये सबनेट्स नेट्स बना सकते हैं, नेटवर्क को तोड़ सकता है, सबनेट बना सकता है अगर ये राउटर की तरह एक्सेस पॉइंट लेंगे। दैट इज इट कम्स विद ए राउटिंग फैसिलिटी। और सिंपली अगर वो एक्सेस पॉइंट है, इट विल गिव एक्सेस टू डिफरेंट नोड्स फॉर ए कॉमन कनेक्टिविटी, टू गेट एक्सेस टू ए कॉमन कनेक्टिविटी। लेकिन जो भी कम्युनिकेशन होगा इन केस ऑफ एक्सेस थ्रू एक्सेस पॉइंट, जो भी कम्युनिकेशन होगा that will happen through access point. It can handle network address translation, that is very much required when we go for a configuration connecting nodes to servers, जहाँ पे नेटवर्क एड्रेस को ट्रांसलेट करना होता है, that is लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट करना होता है। वो टॉपिक जब अगर कभी आता है तो हम लोग डील कर लेंगे। Then we have it can go for dynamic host content protocol, that it can use DHCP, that is जहाँ पे अभी जो आपके मोबाइल में जो IP एड्रेस आ रहा है, that comes through DHCP। कोई ना कोई आपको इंटरनेट प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर IP एड्रेस दे रहा है, और एक प्रोटोकॉल है जिसके जरिए वो सर्वर आपको ये IP एड्रेस दे रहा है, एंड दैट प्रोटोकॉल इज डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। सर्वर वहाँ बैठ के, दूर में बैठ के, जिस ISP कंपनी से आप रजिस्टर्ड है, उसका DHCP सर्वर जो है आपको
एक आईपी एड्रेस दे रहा है जिसके जरिए आपको नेटवर्क में वो लॉजिकली, फिजिकली आप कहीं और पे हैं लेकिन लॉजिकली आपको नेटवर्क में रजिस्टर्ड कर रहा है, जिसको हम लोग सिम रजिस्ट्रेशन कहते हैं. सो दैट इज डन बाय डीएचसीपी प्रोटोकॉल. डीएचसीपी प्रोटोकॉल के जरिए करता है. सो व्हाट इज आईबीएसएस? सो इसमें खासियत क्या है? इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट नेटवर्क दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड. सबसे सिंपलेस्ट है. एंड जो सारे एनआईसी है, टू रैप अप क्या क्या हम लोग पॉइंट्स देखें. द एनआईसीज कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. एक्सेस पॉइंट आप चाहे तो आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं. सो ये पूरी तरह से एडहॉक मोड पे काम करता है. एडहॉक मोड मतलब कोई चाहे तो निकल के जा सकता है, कोई चाहे तो रह सकता है. मतलब सब लोग जो है 1-to-1 कनेक्शन बनाए हुए हैं. नोड्स इसमें जो है, नोड्स जो है एक दूसरे को, जैसे ही आप सारे नोड्स को पावर ऑन करते हैं, सारे नोड्स एक दूसरे से अपने किसी अपने ही इनबिल्ट प्रोटोकॉल के जरिए ये लोग अपने आप में तालमेल बैठाते हैं और खुद कुछ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर के आधार पर खुद को सेल्फ कॉन्फ़िगर करते हैं फॉर एडहॉक नेटवर्क. सो नोड्स ही उस तरह के होने पड़ेंगे टू गेट देमसेल्फ कॉन्फ़िगर्ड. आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपली प्लग ऑन द डिवाइस एंड द नेटवर्क स्टार्ट्स. बट इट हैज सम नेगेटिव इफेक्ट्स. सो इसमें जो कम्युनिकेशन है, ये इसमें सारा नोड जो है वो बराबर का अधिकार रखता है इन द नेटवर्क, इन द एक्सेस टू द फिजिकल नेटवर्क. चैनल के ऊपर बराबर का अधिकार रखता है. एंड ऑल द नोड्स आर सेड टू बी पीयर्स. सो इट इज ए पीयर टू पीयर. You can say that it is a peer-to-peer network also. इसको हम ज्यादा दूर तक बढ़ा नहीं सकते. सबसे एक नेगेटिव पॉइंट है नॉट स्केलेबल. कहां तक ले जाइएगा इसको आप? इसको अगर रेंज को बढ़ाना है, बिकॉज नोड्स को एक दूसरे के रेंज में तो रखना पड़ेगा ना. अगर हम बहुत ज्यादा इसको बढ़ाएंगे तो हो सकता है जो एक्सट्रीम राइट कॉर्नर का जो नोड है वो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर के कवरेज से बाहर चला जाए. देन वो क्योंकि बीच में कोई ऐसा नहीं है जो दोनों में तालमेल बैठा सके. सो हर नोड से कम्युनिकेशन रख रहा है. सो कवरेज को, ये जो कॉमन जोन है, इसको ख्याल में रखते हुए ही ये पूरा नेटवर्क डिवाइस होता है. सो इसको हम बहुत दूर तक सेपरेट नहीं कर सकते. एज फार एज द कवरेज इज सपोर्टिंग, सो फार वी कैन गो फॉर द एडहॉक सेटअप. और ये काफी इनसिक्योर होता है बिकॉज देयर इज द प्रोटोकॉल, द मैक प्रोटोकॉल इज नॉट हैविंग दैट मच क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटी. सिक्योरिटी इशू भी वायरलेस में रहता है. खास करके मैक प्रोटोकॉल का जो फील्ड्स होते हैं उसमें सिक्योरिटी फील्ड्स रहते हैं. सो एडहॉक का जो मैक प्रोटोकॉल वगैरह जो फील्ड्स है उसमें सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है. दिस इज वन काइंड ऑफ टोपोलॉजी दैट वी कैन गो फॉर एडहॉक नेटवर्क. नेक्स्ट कम्स आपके जो दूसरा आता है जिसको BSSS. BSSS. So what is BSSS? So BSSS का मतलब है बेसिक सर्विस सेट. दैट इज, इसको सेट कहिए या फिर एरिया कहिए. इसका मतलब ये एक ही चीज बताता है कि एक एक्सेस पॉइंट होगा, जिसके विषय में बता दिए हैं अभी थोड़ी देर पहले. तो ये एक्सेस पॉइंट जो है ये एक जोन क्रिएट करेगा एंड दैट जोन वुड बी कॉल्ड एज सेल और एरिया. तो ये जो एरिया बना इसको हम BSA भी कहते हैं या फिर BSA सर्विस सेट भी कहते हैं. सर्विस सेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नोड्स के दृष्टिकोण से, और एरिया जो है ये कवरेज के दृष्टिकोण से. तो दोनों नाम को हम लोग इंटरचेंजेबली इसको यूज करते हैं. सो जो एरिया जो है कितना वो एरिया कवर करेगा ये डिपेंड करता है कि उसका जो एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ द सिग्नल जो है, एक्सेस पॉइंट कितना सिग्नल छोड़ रहा है, उसका कवरेज कितने दूर तक है. तो उतने दूर में अगर कोई भी नोड्स हम रखते हैं सो दे कम्स अंडर द सेट ऑफ BS, दैट इज BSA, दैट इज BSA एरिया कवरेज में आता है, सर्विस सेट के अंदर में चला आता है. सो इसमें जो है एक्सेस पॉइंट जो है वो स्टैंड अलोन एक्सेस पॉइंट्स होते हैं दैट डू नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर. सो इसमें जो एक्सेस पॉइंट्स होते हैं व्हेन दो BSS अगर हम एस्टैब्लिश करते हैं, दे डोंट कम्युनिकेट विद ईच अदर. एंड फॉर दैट वी नीड ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट गेट्स द होल वायरलेस नेटवर्क. ये जो वायरलेस नेटवर्क है इसको पूरी तरह से वो एक वायर्ड नेटवर्क के साथ वो कनेक्टिविटी देता है. क्योंकि एक्सेस पॉइंट जब वो स्टैंड अलोन मोड में काम करते हैं, और स्टैंड अलोन मोड तब होता है मतलब जब एक दूसरे के साथ कोई एक्सेस पॉइंट दूसरे किसी एक्सेस पॉइंट से एक्सेस नहीं कर सकता है. सो इसको हमको फिजिकली किसी एक वायर्ड नेटवर्क के साथ हमको कनेक्ट करना पड़ेगा. सो जब हम BSS डिफाइन करेंगे, ये सर्विस से डिफाइन कैसे होता है? सो इट इज डिफाइंड बाय ए नंबर दैट इज कॉल्ड BSID. That is BSID.
SSID. What is the full form? That is Service Set Identifier. Basic Service Set Identifier. इसी के ऊपर हम लोग ये जो जोन है या फिर कितने नोड्स तक ये कवर होगा, इसको ये जो पूरा इलाका है इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें. So this is a physical thing that is covered by access point. So we need something logical to identify this coverage, and for that we need an identifier that is called basic service set identifier, which identifies the service set कि कितने नोड्स को वो सर्विस देगा ये access point. ठीक है, तो ये सर्विस आइडेंटिफायर क्या होता है? इट इज ए 32 bit so not bit, it is character जो कि ASCII होते हैं, ASCII characters, human readable identifier. 32 बिट पे आइडेंटिफायर नाम से ये चलता है, that is human readable. और ये इंसान के द्वारा पढ़ा जा सकता है. आइडेंटिफायर आप पढ़ सकते हैं, इसका नाम होता है. दैट इज हम लोग वो सर्विस सेट आईडी को एक नाम देते हैं, एक लॉजिकल नाम देते हैं ताकि उसको पहचाना जा सके. और कोई भी तरह का नाम हो सकता है जो आपके रियल टाइम सिनेरियो से जो मैच करता है. तो इसको हम दो तरह पे सेट कर सकते हैं. वन इज इट कैन बी सेट एज इन द ब्रॉडकास्ट मोड. ब्रॉडकास्ट मोड, ये नाम को हम लोग ब्रॉडकास्ट मोड पे सेट कर सकते हैं या फिर साइलेंट मोड में सेट कर सकते हैं. तो ब्रॉडकास्ट मोड जब मोड में सेट करते हैं तो जो नाम है वो दिखेगा, नेम, सीन. और जो साइलेंट मोड है तो यहाँ पे अननोन नेटवर्क दिखाएगा. तो जब आप वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, कोई हॉटस्पॉट ऑन कर रहा है, अगर वो अपने आइडेंटिफायर को, तो वो एक तरह एक्सेस पॉइंट बन गया. हॉटस्पॉट ऑन कर रहा है और बहुत सारे लोगों को नेटवर्क दे रहा है, अपने नेटवर्क से अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी को शेयर कर रहा है थ्रू वायरलेस. और बहुत सारे नोड्स जो है मोबाइल से कहिए या फिर जो भी वायरलेस डिवाइस कहिए उसको एक्सेस कर रहा है. तो हो सकता है उनके वाईफाई जब कनेक्टिविटी लेगा तो हो सकता है वो उसका अगर साइलेंट मोड में कॉन्फ़िगर्ड है, दैट इज द SSID, सो दैट विल शो एज अननोन नेटवर्क. तो वो एक अननोन नेटवर्क की तरह दिखाएगा. और अगर वो नॉर्मल नाम है तो हो सकता है उसका डिवाइस का नाम दिखाए, उसका नाम दिखाए अगर कॉन्फ़िगर्ड है. तो बेसिकली ये क्या है, जब आप अपने हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, उसको जो कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आप उसको एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं और उस एक्सेस पॉइंट को जब आप नाम दे रहे हैं, सो इट इज यू आर आइडेंटिफाइंग इट विद एन SSID दैट इज कॉल्ड सर्विस आइडेंटिफायर. तो जैसे ही कोई वाईफाई ऑन करता है और आपके हॉटस्पॉट को एक्सेस करता है, सो इट गेट्स द नेम दैट आई एम इन टच. हम किसके कवरेज में बिलोंग करने हैं, तो आप जिस कवरेज में बिलोंग किएगा फिर ऑथेंटिकेशन वगैरह प्रोसेस वगैरह चालू हो जाता है. सो जब भी कोई नोड अगर एक्सेस पॉइंट बन रहा है या फिर कोई एक्सेस पॉइंट ही, वो जब SSID को यूज करता है, इट ऑलवेज एसोसिएट्स, एक्सेस पॉइंट ऑलवेज एसोसिएट्स क्या, SSID टू मैक. तो SSID एक लॉजिकल नेम है, 32 कैरेक्टर का ASCII आइडेंटिफायर है जो उस नोड को एक आइडेंटिटी देता है. लेकिन एक्चुअल कनेक्टिविटी तो उसका मैक का जो NIC कार्ड है, जो कार्ड उसमें वायरलेस जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है, वही फिजिकल कनेक्टिविटी देता है. SSID उसको एक पहचान देता है. तो SSID हमेशा जो एक्सेस पॉइंट है वो अपने SSID को उसके मैक के साथ वो कनेक्ट करता है. तो वो दो तरह से कनेक्ट कर सकता है. दैट इज अगर कोई दूसरा देयर इज नो अदर कनेक्टिविटी, देन इट कैन गो फॉर फिजिकल. सिंपली इट विल टेक द फिजिकल. तो ये दो तरह से हो सकता है, फिजिकल एंड अनदर इज दैट इज कॉल्ड वर्चुअल. जब फिजिकल होगा तो वो सिंपली जो उसका जो मैक आईडी है, दैट इज जो फिजिकल मैक आईडी है, वो उससे अपने आप को टाई अप करवा लेगा. उस एक्सेस पॉइंट अपना नाम जो है उस मैक आईडी से टाई अप कर लेगा. लेकिन अगर वो वर्चुअल है, दैट इज फॉर एग्जांपल वो वर्चुअल उस मैक आईडी का एक रेप्लिका लेगा, दैट इज एक वर्चुअल मैक आईडी बनाएगा उस मैक आईडी से, दैट इज
वर्चुअल मैक एड्रेस से जो है वो SSID अपने आप को जोड़ लेगा। इसका पर्पस क्या है, क्यों हम लोग SSID यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर वर्चुअल का ही अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन दिस फिगर यू कैन सी कि ये एक बैकबोन है जो कि यहाँ पे ये एक एक्सेस पॉइंट है। इट इज यूजिंग 2 वर्चुअल IDs। यही एक ही एक्सेस पॉइंट है। तो इसके पास मतलब अगर उसको क्या कहते हैं, अगर ये एक्सेस पॉइंट है और इसको अगर दो वायरलेस क्लाइंट को अगर एड्रेस करना है, दो अलग अलग तरह से रजिस्टर करना है, इट विल यूज 2 वर्चुअल ID। वर्चुअल मैक एड्रेस को वो यूज करेगा। लेकिन अगर वो उस अपने मैक आईडी से कनेक्ट होना चाहता है, वो सिंपली अपने मैक आईडी से कनेक्ट, मतलब अगर हमको दो अलग अलग वायरलेस क्लाइंट या फिर मल्टीपल वायरलेस, अगर नेटवर्क को लॉजिकली बाइफरकेट करना है एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इस तरह में कुछ क्लाइंट्स है, इस पार्ट में कुछ क्लाइंट्स है, या फिर ये क्लाइंट ये है, ये क्लाइंट ये है, तब हम अपने ही मैक आईडी को वर्चुअली उसको अलग अलग नाम देंगे और हर वर्चुअल आईडी के साथ हम अपना SSID को कनेक्ट करेंगे, नहीं तो क्लैश हो सकता है। एंड इन दैट केस that we go for the SSID, that is virtual replications of the SSID। तो जब वो वर्चुअल मोर देन वन SSID, एक SSID मोर देन वन मैक एड्रेस को यूज करता है, then that connectivity is called multiple basic service set identifier, MBSSID कहलाता है। जब वो खुद से सिर्फ एक ही अपना एड्रेस को यूज कर रहा है, then it will go for simply SSID। So this was all those things। अगर SSID, तो एक सवाल उठता है कि अगर हम इसको तोड़ दें, अगर ये एक्सेस पॉइंट्स को अगर हम एक्सेस पॉइंट्स में जो SSID के आधार पे जो डेफिनेशन जो है कि ये इसका इतना कवरेज, इसको अगर तोड़ने से अलग अलग क्लाइंट्स को रजिस्टर कर रहे हैं, तो क्या कोलिजन डोमेन क्या अलग होता है, क्या ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या अलग होता है? मतलब ये हब की तरह बिहेव कर रहा है, कम्युनिकेशन जो है सबसे अलग अलग कर रहा है? नहीं, कोलिजन डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन इसमें ये नहीं तोड़ता है। ये सिंपली एक ही करता है कि जो आपका जो आईडी है, मतलब हर नोड से वो एक अलग संदर्भ में बातचीत करेगा। तो अगर ये एक्सेस पॉइंट है, अगर इससे बात करना चाहेगा, इट विल हैव ए डिफरेंट मैक वर्चुअल आईडी। तो ये अपने वर्चुअल आईडी क्रिएट करेगा जिससे वो इससे बात करेगा। तो इसको पता है कि हम एक यूनिक नोड से बात कर रहे हैं, और इसको भी पता है कि हम एक यूनिक नोड से बात कर रहे हैं, क्योंकि हर SSID का अपना एक वर्चुअल मैक एड्रेस है। ठीक है, सो आई होप द थिंग इज क्लियर। इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक एक्सेस पॉइंट का कवरेज कितना है। हम लोग एक सर्विस सेट डिफाइन करते हैं जिससे एक जोन डिफाइन होता है। अब आते हैं कि इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, so if we need to extend the coverage, what we need to do? Then comes the extended service set। After BSS we have the extended service set। extended service set क्या है? It is generally हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि वायरलेस का हम लोग कवरेज को बढ़ा सकें, ताकि वायरलेस में जो है मोबिलिटी, जो हम लोग फीचर देखें कि वायरलेस फीचर है मोबिलिटी, दैट इज ऑनलाइन रहना, ऑन द गो, कि हम लोग एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क में हम जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम बढ़ना चाहें तो उस समय हमको एक्सटेंड, या फिर हमको ऐसा चाहिए कि हम एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से सर्विस सेट के आधार पे हम लोग अलग अलग करें, इट इज अलग अलग सर्विस सेट का एक्सेस पॉइंट के आधार पर अलग अलग करें, बाइफरकेट करें, तब भी हमको एक्सटेंडेड सर्विस सेट चाहिए। तो 3 फैक्टर्स इसमें है। One is the extended service set, another is the basic service set, another is the access point। तो ये जो अपना एक्सेस पॉइंट का ये तो अपना बेसिस है जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो कवरेज जो आइडेंटिफाई होगा, तो हर एक्सेस पॉइंट का अपना SSID होगा। तो इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग एक्सेस पॉइंट्स है, फिजिकल एक्सेस पॉइंट, फिजिकल डिवाइसेस है। और ये सब जो है किसी एक वायर्ड नेटवर्क से कनेक्टिविटी ले रहा है। And the thing that gives the connectivity is called the distribution system, that is DS, जो हम देख चुके हैं। अब अगर ये जो चीज हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो है मोबिलिटी एंड रोमिंग, मतलब कवरेज, इसके दौरान हमको कवरेज मिलता रहे। इसका मतलब बेसिकली हम लोग चाह क्या रहे हैं कि अगर ये नोड को उठा के हम यहाँ पे डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ हम नेटवर्क से कोई आउट हुए ही नहीं एक तरह से।
सो टू अवेल दैट वी गो फॉर द एक्सटेंडेड सर्विस सेट, मतलब हमारा जो सर्विस सेट है उसको अगर हम बना, उसका दायरा, उसका कवरेज बढ़ाना चाहते हैं, और दैट दिस टोपोग्राफी इज यूज्ड। सो कब ये बढ़ेगा, जब हम लोग ये सब का SSID को सेम रखेंगे। तो इसका जो SSID होगा उसका भी SSID सेम होगा, इसका भी SSID सेम होगा। सो ऑल द SSID, इफ द SSIDs आर सेम, देन अगर ये नोड उठ के यहाँ चला भी जाता है तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि हम एक्सेस पॉइंट बदले हैं, बिकॉज ऑल एक्सेस पॉइंट्स आर फिजिकली मैप्ड विद, फिजिकली वर्चुअली मैप्ड विद देयर, उसके अपने वर्चुअल मैक एड्रेस से वो मैप्ड है, मैक एड्रेस से मैप्ड है। तो अगर SSID जब तक सेम है, इसका मतलब उसको ऐसा लगेगा कि हम एक ही एक्सेस पॉइंट के अंदर में है, सिग्नल हमको अभी भी मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग कवरेज को बढ़ाते हैं। सो इसको जब हम लोग करते हैं तो हम लोग एक चीज का ख्याल रखते हैं, दैट इज इट शुड हैव एट मोस्ट 20% की जो एक्सेस पॉइंट्स है इनका ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग जो है वो ग्रेटर देन 20% होना चाहिए। ओनली देन वी कैन, और ये ओवरलैपिंग जब और ये जो अलग अलग एक्सेस पॉइंट है, दे शुड बी सेट ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। कैसे आप जानिएगा कि ये अलग फ्रीक्वेंसी पे है? अगर आप कैसे जानिएगा इसका कवरेज यहाँ तक है, इसका कवरेज यहाँ तक है, तो अगर इस एक्सेस पॉइंट सर्विस सेट का फ्रीक्वेंसी अलग होगा, मतलब ये एक्सेस पॉइंट जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है, और ये जो जनरेट कर रहा है, इनका फ्रीक्वेंसी अलग है, इसका फ्रीक्वेंसी अलग है। तो जैसे ही आप कवरेज के कॉमन जोन में आइएगा तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी का क्रॉस ओवर होगा, और फिर यहाँ पे एक अलग फ्रीक्वेंसी मिलेगा, यहाँ एक अलग फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता चलेगा दायरा कहाँ तक है। तो ये ओवरलैपिंग परसेंटेज आप पता कर सकते हैं। So only when if you have different frequencies you can see for the overlapping, and once the overlapping is done and as long as the SSID is same, you can move अपना आप आराम से अलग अलग बेसिक सर्विस सेट में ऐसे मूव कर सकते हैं जैसे कि आप नेटवर्क से कभी बाहर गए ही नहीं। सो दिस इज वन। एंड इसके बाद जो टोपोलॉजी जो हम लोग वायरलेस में सेट कर सकते हैं, दैट कम्स इज वर्क ग्रुप ब्रिजेस। वर्क ग्रुप ब्रिजेस क्या है ये, कब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? सो जब कुछ क्लाइंट्स, फॉर एग्जांपल कुछ बंच ऑफ क्लाइंट्स अगर मेरे पास है और उनके पास जो है दे डोंट हैव वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अगर उनके पास वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है और तब हम उनको वायरलेस से कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब वी आर बाउंड टू गेट देम कनेक्टेड टू नेटवर्क, हम लोग उसको नेटवर्क पे लाना चाहते हैं, और हम जिस लोकेशन में उस नेटवर्क को सेटअप करना चाहते हैं वहाँ थोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी है। तो पहला रिस्ट्रिक्शन तो एक है कि हमारे पास कॉस्ट भी उतना नहीं है, दूसरा रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग उस नेटवर्क को अगर एस्टैब्लिश करते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग में कर रहे हैं, पुराना बिल्डिंग है, टूट सकता है, सो वी कैन नॉट अफोर्ड दोस थिंग्स। तो सिंपली हम लोग प्लग एंड प्ले में जाना चाहते हैं। फॉर दैट वी नीड ए वर्क ग्रुप ब्रिज, जिसमें एक ब्रिज को, एक कॉमन ब्रिज को सेटअप करते हैं, उसको हब में डाल देते हैं, और हब के जरिए सिंपल केबल्स के जरिए ये इथरनेट केबल्स के जरिए इनको मिल जाता है, वायर्ड इथरनेट के जरिए इनको नेटवर्क मिल जाता है। लेकिन जो मेन जगह जो देते हैं दैट इज वायरलेस ग्रुप ब्रिज, ये जो है ये हमारा वायरलेस होता है, ये एक एक्सेस पॉइंट से डेटा को एक्सेस करता है, दैट इज कनेक्टिविटी को लेता है, और वो एक्सेस पॉइंट जो है कहीं ना कहीं जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए जो मेन नेटवर्क है उससे जुड़ा हुआ होता है। सो ये दो तरह से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वन इज ऑटोनोमस एंड अदर इज यूनिवर्सल। एंड यूनिवर्सल ऑटोनोमस जब होता है इसको UWGB, AWGB एंड UWGB, दो तरह का मोड में, इसकी डिटेल्स में और नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो दिस मच इज वर्क ग्रुप ब्रिज। कब इस्तेमाल करते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट कम्स रिपीटर एक्सेस पॉइंट्स। ये किस तरह का एक्सेस पॉइंट्स है, किस तरह का ये टोपोग्राफी होता है, लेट अस सी। रिपीटर एक्सेस पॉइंट्स, सो क्या है ये रिपीटर्स? so जनरली हम लोग जो वायरलेस जो नोड होते हैं उनका जो कवरेज है, दैट कवरेज इज वेरी लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर तक चला जाएगा, ठीक है, वायर्ड में जहां तक वायर्ड जाएगा वहां तक। वायरलेस में जो है वो स्ट्रेंथ जो है गिर जाता है, एक पर्टिकुलर रेंज के बाद एटेन्यूएशन इतना प्रबल हो जाता है कि
जो जो रिसीवर है वो उसको डिटेक्ट ही लगभग नहीं कर पाता, और साथ में ये सब मानते हुए कि शायद आसपास में नॉइज है, ये सब अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द रिसीवर टू डिटेक्ट द सिग्नल प्रॉपरली। तो वहाँ पे डेटा का एक्सेस लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो ये स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, कवरेज को एक्सटेंड करने के लिए वी यू नीड टू यूज बट रिपीटर्स एक्सेस पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा एक्सेस पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि इसका कवरेज चैनल 1 का जो कवरेज है वो यहीं तक है, तो दूसरा एक एक्सेस पॉइंट लगाते हैं, ये एक एक्सेस पॉइंट है। तो हम लोग ये ख्याल रखते हैं जब ये लगाए कि ये पहले एक्सेस पॉइंट को प्रॉपरली कवर करे, ताकि यहाँ से जो सिग्नल है वो इसको ठीक से प्राप्त हो, और वंस इट गेट द सिग्नल इट रेप्लिकेट, जैसे एक रिपीटर काम करता है, उस सिग्नल को बढ़ा देता है, ताकि इसका जो ये कवरेज है ये थोड़ा बढ़ जाए। इट इज जो और भी नोड्स है अदर लोकेशन में वो उसको एक्सेस कर सके। सो क्यों यूज करते हैं, बिकॉज बेसिकली ऑफ कवरेज। तो ख्याल में रखना पड़ता है, ये जो ओवरलैपिंग है ये अच्छा होना चाहिए, ओनली देन it will get the signal properly and it can reproduce the signal properly. So these are the repeaters access points. Next comes जो है bridge point to point और multi point। ब्रिज पॉइंट टू पॉइंट ये कब यूज होता है, तो जनरली जो हम लोग ब्रिज में हम लोग ऐसा देखते हैं, जो ईथरनेट ब्रिज हम लोग देख चुके हैं कि ब्रिज में कॉलिजन डोमेन का सेपरेशन नहीं होता है। हाँ, सबका एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, किसी एक नोड के एक ब्रिज के एक पोर्ट पे अगर हम लोग डेटा को देते हैं तो वो बाकी सारे पोर्ट्स में वो बाय डिफॉल्ट फॉरवर्डिंग करता है। इसका मतलब उसका जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो पूरे ब्रिज पे फैला हुआ है। सो इसमें भी वही बात है कि वायरलेस मोड में भी अगर हम किसी एक ब्रिज पे देते हैं तो वो बाकी में भी जाता है, दैट इज ब्रॉडकास्ट होता है। तो इसमें जो है हम उसी चीज को हम एक्सप्लॉइट करते हैं कि हम लोग ये जो ब्रॉडकास्ट है इसको इसके डोमेन को बढ़ाते हैं। तो वायर्ड में जितने पोर्ट्स थे उतने ही ब्रॉडकास्ट होते थे, दैट इज अगर एक पोर्ट पे हम कम्युनिकेशन आ रहा है वो सारे पोर्ट के पास वो डेटा जाएगा। सो यहाँ पे उसी चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं कि अगर किसी एक ब्रिज के पास अगर किसी एक के पास आ रहा है तो ब्रिज के जरिए वो चूंकि कवरेज है, जो भी उसके कवरेज में आएगा उन सबके पास वो डेटा चला जाएगा। सो हम बेसिकली वी आर अटेम्प्टिंग टू increase the coverage by exploiting the broadcast domain। ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है हर ब्रिज का वायरलेस ब्रिज का हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि कवरेज बढ़ा सके। ये दो तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। सो जब हम इंप्लीमेंट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, हमें दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि एक होता है इसमें फीचर दैट इज कॉल्ड रूट, अनदर इज नॉन रूट। जैसे पेरेंट एंड चाइल्ड होता है उसी तरह से नॉन रूट। तो रूट इज द पेरेंट एंड नॉन रूट इज द चाइल्ड। तो जब हम लोग कम्युनिकेशन, जब मल्टी पॉइंट हम लोग पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन करते हैं तो हम लोग ये ख्याल रखते हैं, रूल्स जो हम लोग फॉलो करते हैं इसमें, कि जो नॉन रूट है वो रूट से बात कर सकता है, वो रूट से बात कर सकता है। नॉन रूट और रूट में कम्युनिकेशन हो सकता है, दैट इज नॉन रूट टू रूट। नॉन रूट जो है जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट से बात कर सकता है। दूसरा, जब उसको एस्टैब्लिश करते हैं जब इस टोपोलॉजी को, तो हम लोग ये ख्याल रखते हैं कि रूट जो है वो दूसरे रूट से बात नहीं करेगा, दैट इज वो अपने ही नॉन रूट से बातचीत करेगा। और ख्याल रखते हैं जो नॉन रूट है इसमें वो दूसरे नॉन रूट से भी बात नहीं करेगा। तो ये तीन पैराडाइम को हम लोग ख्याल रखते हैं और वी कैन गो फॉर ए ब्रिज एस्टैब्लिशमेंट। और इसका सारा फोकस जो है हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि डेटा किसी एक जगह पे आता है और वो जहाँ सब जगह पे फैल जाए। दैट इज आवर मेन फोकस इज टू गो फॉर सेंट्रलाइज्ड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम लोग ब्रॉडकास्ट डोमेन को ही यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि एक जगह पे डेटा आएगा तो सब जगह फैल जाए। तो सेंट्रलाइज्ड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पे ही हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। ओके, सो
इसी को अगर डिसेंट्रलाइज करना है, सो सेंट्रलाइज तो ठीक है, लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज करना है कि सेंट्रलाइज पे यहाँ पे कवरेज का भी इश्यू है कि जब दो बिल्डिंग में अलग अलग ब्रिज लगा हुआ है, तो अगर ऐसा जगह पे हमको ब्रिज लगाना है दैट इज नॉट गेटिंग इनटू द कवरेज, तो पूरा जो कम्युनिकेशन है दैट इज द डेटा ट्रांसमिशन जो है किसी एक रूट से होते हुए ही जाने का इसमें आवश्यकता है। सो वी कैन नॉट स्केल इट टू वेरी फार। ठीक है, अच्छा है, ब्रॉडकास्ट को एक्सप्लॉइट करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हम लोग इसको बहुत दूर तक कवरेज स्केलेबल नहीं कर सकते, एंड फॉर दैट वी गो फॉर नॉन सेंट्रलाइज्ड स्कीम दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज्ड, दैट इज कॉल्ड मेश। तो इस मेश में क्या होता है, ये इसका सारा फोकस जो है दैट इज गोज फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन तो चूंकि डिसेंट्रलाइज करना है, इसका मतलब कोई भी एक नोड जो है वो किसी दूसरे नोड से ही बात करेगा। सो ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव होता है। इनएक्सपेंसिव मतलब नोड का और उसका कॉस्ट जो होता है, और चूंकि नोड भी लो कॉस्ट होते हैं, तो इनका जो प्रोटोकॉल जो है वो वेरी लाइट वेट प्रोटोकॉल, इट यूजेस दैट इज प्रोटोकॉल का जो काम करने का जो ओवरहेड है कम्युनिकेशन, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल, उसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं LW, एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल्स। सो इसमें जो है हर नोड जो है दूसरे नोड से बराबर रूप से कम्युनिकेट करता है, जस्ट उसको अपने बगल वाले नोड से कम्युनिकेट करना होता है। सो वी आर हैविंग रिडंडेंट कनेक्शंस। सो हम लोग रिपीटेड कनेक्शंस हमको मिलता है। सो ये प्रोटोकॉल का एक ही फोकस क्या है कि एक नोड को सिर्फ अपने दूसरे बगल वाले नोड से ही उसको बात करना है, मतलब मोर देन वन नोड से उसको बात करना है। कोई भी एक दूसरा नोड उसके रीच में है, बस उसी से वो बात करेगा। सो इसमें जो और चूंकि हर नोड जो है, एवरी नोड एक्ट्स एज रिपीटर्स, एवरी नोड जो है वो एक तरह से रिपीटर की तरह काम कर रहा है। तो अगर एक नोड किसी एक नोड तक पहुंच गया, तो मतलब उसके जरिए वो और भी दूसरे नोड तक पहुंच सकता है। तो दैट इज व्हाई इट इज हाईली स्केलेबल, ये बहुत ज्यादा स्केलेबल है। सो इसको हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग प्योरली एक वायरलेस को अलग थलग करना चाहते हैं, दैट इज ए सेपरेट वायरलेस एनवायरनमेंट। जब हम एक प्योरली अलग वायरलेस एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश करना चाहें, इन दैट केस वी नीड टू गो फॉर ए वायरलेस दैट इज मेश टोपोलॉजी। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है ये, इससे हमारा टोपोलॉजी सेक्शन खत्म होता है। नाउ वी नीड टू गो फॉर द मीडियम एक्सेस, कैसे वायरलेस में मीडियम एक्सेस का काम होता है। It uses two basic concepts, that is called, जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है हमारा, उसको हम लोग दो भाग में बांट दिए हैं, that is मैक्स सब लेयर, this is the मैक्स सब लेयर। इसको हम लोग दो भाग में बांट दिए हैं। तो पहला इसका जो मेन है that is PCF and another is DCF, distributed coordination function and पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन। इन दोनों में हम लोग बांट दिए। और ये तो LLC सब लेयर है जो लिंक, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, इस पे वो काम करता है। एंड वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरलेस फ्रीक्वेंसीज, सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और सबका अलग अलग रेंज ऑफ कवरेज है। सो अलग अलग वायरलेस प्रोटोकॉल फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए, IEEE स्टैंडर्ड को यूज करते हुए अलग अलग तरह का हम लोग वायरलेस एनवायरनमेंट, और सब में अलग तरह का ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम को यूज किया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग है, यहाँ पे डायरेक्ट स्प्रेड स्पेक्ट्रम है, यहाँ इंफ्रारेड, यहाँ पे फिर से यहाँ पे ऑर्थोगोनल यूज किया गया है, यहाँ पे फिर से डायरेक्ट। सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूजेस डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ट्रांसमिशन, फिजिकल लेयर ट्रांसमिशन टेक्निक दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द ट्रांसमिशन सेक्शन। सो मेन इसका जो फोकस है दैट इज हाउ इट कोऑर्डिनेट्स द एक्सेस मैकेनिज्म, कैसे एक्सेस को वो पाता है। तो पहला है इसका पॉइंट
कोऑर्डिनेशन फंक्शन, दूसरा है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन. सो हाउ इट डज सो इस डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमन कोऑर्डिनेशन फंक्शन जो है, इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज ए कॉमन मीडिया एक्सेस मेथड यूज्ड एट द रिटर्निंग लेयर. क्योंकि ये एक ऐसा एक्सेस मेथड है जो कि एक कॉमन वे में हम लोग यूज करते हैं. कॉमन मीन्स कॉमन टू ऑल द नोड्स. तो इसमें एक्सेस पॉइंट्स भी आ जाते हैं और होस्ट भी आ जाते हैं. तो ये सब जो है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड इसी एक्सेस मैकेनिज्म को यूज करते हैं, so that is why it is common. Also in that sense it is called distributed. So from this point we can understand that सारे नोड जो है सबके पास ये एक्सेस मैकेनिज्म जो है एक तरह से बांटा हुआ है कि वो किस तरह से एक्सेसिंग द मीडिया को परफॉर्म करेगा. तो इसमें एक्सेस पॉइंट्स भी आ जाते हैं. सो द होस्ट मस्ट वेट. क्या कैसे काम करेगा? तो कोई भी होस्ट ये स्पेसिफाई करता है कि होस्ट को जो है एक खास समय तक वेट करना पड़ेगा. कब तक वेट करना पड़ेगा? कि जब तक वो ऐसा सुन ले जिस फ्रीक्वेंसी पे उस एक्सेस पॉइंट को या फिर उस वायरलेस डिवाइस को सेट किया गया है, जब तक वो इट विल लिसन टू द चैनल एंड इट विल कंटिन्यू लिसन टू द चैनल एंड सेंस दैट वेदर द चैनल इज फ्री फ्रॉम फ्रीक्वेंसी और नॉट. क्या उसमें कोई फ्रीक्वेंसी है या नहीं है. अगर वो नहीं है, इफ इट इज साइलेंट, अगर वो चैनल साइलेंट है, सो तब तक वो वेट करेगा. वंस इट इज साइलेंट तो फिर वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा. सो ये जो वेटिंग टाइम है, ये कितना देर वो वेट करेगा कोई भी होस्ट जिस फ्रीक्वेंसी को वो सेट किया गया उस फ्रीक्वेंसी को सुनने के लिए कितना देर वेट करेगा. इट डिपेंड्स अपॉन द द फ्रेम प्रायोरिटी. कितने प्रायोरिटी का फ्रेम उसके पास है, तो किस फ्रेम को वो सेंड करना चाहता है अगली बार, जिस फ्रेम को वो होल्ड कर रहा है, ट्रांसमिट करना चाहता है, वो किस प्रायोरिटी का है, लो प्रायोरिटी का है कि हाई प्रायोरिटी का. तो इट वेट्स फॉर साइलेंस. looks for priority. That is based on priority. Waiting is based on frame priority. इसके ऊपर पूरा वेटिंग जो है वो डिपेंड कर जाएगा. सो कोई भी बाय डिफॉल्ट जो सब नोड्स के पास दिया रहता है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट है, वहाँ एक एक्सेस पॉइंट भी है और बहुत सारे नोड्स भी हैं, तो इन सबको जो है बाय डिफॉल्ट जो है एक कॉमन वेटिंग टाइम दिया गया, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इंटर फ्रेम सीक्वेंस. दैट इज ए कॉमन वेटिंग टाइम. That is why it is called distributed. ये सबके लिए समान है, and that is why it is called common. So एक common interframe sequence दिया गया, जो हम लोग देख चुके थे carrier sense multiple access में, कि जो एक interframe sequence के लिए वो वेट करता है, तब वो फिर से contention में जाता है, फिर वो जाके सेट करता है. So ये सबके लिए लागू होगा DIFS. और अगर किसी नोड के पास किसी कारण से अगर उसके पास high priority frame है, and this all goes for all nodes because considering that all they have low priority frame to send. और अगर किसी नोड के पास अगर हाई प्रायोरिटी फ्रेम है, then it will go for SIFS. That is what SIFS. So it will go for distributed interframe sequence. This is called small interframe टाइम, वेटिंग टाइम. दिस फॉर्म इंटरफ्रेम सीक्वेंस. सो ये जो टाइम है ये बहुत कम होता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द हाई प्रायोरिटी ऑफ द फ्रेम टू सेट. जिस अगर उसके पास जो फ्रेम है वो अगर हाई प्रायोरिटी का है, तब वो SIFS टाइम के लिए वेट करेगा. अगर उसके पास लो प्रायोरिटी फ्रेम है, तो बाकायदा सबको एक ही तरह का वेटिंग टाइम दिया गया, दैट इज DIFS. अब सवाल उठता है कि ये दोनों एक्सेस मैकेनिज्म में, अच्छा ये एक चीज हमारा छूट गया, दैट इज कॉल्ड PCF, पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन. सो ये कब काम आएगा, तो इसके विषय में जानते हैं कि ये अगर कोई एक्सेस पॉइंट ही सिर्फ कम्युनिकेट करना चाहता है, दैट इज इफ ओनली एक्सेस पॉइंट ही मीडिया को एक्सेस करना चाहता है, देन ओनली
the access point will exercise this protocol that is called point coordination, that is exclusively for access point. कि अब जो है बाकी लोग सेंड नहीं करेंगे, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बाकी नोड्स को वो एक मैसेज देता है, बीकन मैसेज, और सबको वेटिंग में डाल देता है अपने अपने DIFS के साथ। और तब तक के लिए वो अपना कुछ जो उसका एक्सेस मैकेनिज्म जो कुछ करना होता है वो कर लेता है, मीडिया को वो छोड़ता है, तो फिर बाकी नोड्स भी फिर अपने DIFS के हिसाब से कंटेंशन में चले आते हैं। PCF बहुत ही कम इम्प्लीमेंट होता है आजकल का जो नोड्स है या फिर जो वायरलेस डिवाइसेस है, उसमें जो वेंडर्स है वो PCF जनरली प्रोवाइड नहीं करते हैं, उसमें PCF का जो सपोर्टिंग है उसमें प्रोवाइडेड नहीं रहता है। अब है कि ये काम किसी एनवायरनमेंट में कोई सिनेरियो लेके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, how it works. ये कहता है that is the DCF and PCF। PCF तो बाद में, DCF इसमें है कि जो एक नोड है वो अगर उसके पास डेटा सेंड करने के लिए है, वो लगातार सुनेगा and it will wait for the silence, जब तक उसको साइलेंस, अगर सिग्नल अगर जिस फ्रीक्वेंसी पे इट इज सेट टू वर्क, जिस फ्रीक्वेंसी पे उसको काम करने के लिए दिया गया है, उस फ्रीक्वेंसी को लगातार वो कैरियर को सेंस करेगा, मीडिया को सेंस करेगा, जब तक उसमें वो फ्रीक्वेंसी का एनर्जी है तब तक वो अपने आप को बंद रखेगा। वंस इट विल गेट द साइलेंस, तब वो उसको सेंड करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट गो फॉर। सो इट लिसन्स, जब ये सुनेगा इट विल लिसन विथ ए काउंटडाउन। द काउंटडाउन टाइम के साथ वो सुनेगा, मतलब जब वो सुन रहा है तब वो अपना एक, जिस समय के लिए वो सुनेगा तब वो अपना एक काउंटडाउन चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल ये है, दैट इज ये सोर्स, अगर इसको डेटा सेंड करना है तो इसके पास एक काउंटडाउन टाइमर ये अपना चालू रखेगा, और जब जब वो सुनेगा, एज during the time it will listen to the media, it will click the timer, उसका टाइमर उस समय चलता रहेगा। और साथ में उसके पास एक जो है वेटिंग टाइम भी है, that is waiting time की that for the वो टाइम that is waiting for the other host to stop transmitting, कि जब तक कोई दूसरा होस्ट ट्रांसमिट नहीं करे, तो इसका अपना एक काउंटडाउन टाइमर चल रहा है, और साथ में एक और भी समय को वो मान के चलेगा कि दूसरे होस्ट भी अपना ट्रांसमिशन बंद ना करे। इट इज वो सुन रहा है कि और अदर जो होस्ट है ये लोग भी है, अगर ट्रांसमिशन बंद ना कर रहे हैं तब तक वो सुनेगा। एक उसका अपना टाइमर है जिस टाइमर से वो चल रहा है, दूसरा वो टाइम है जिस टाइम के लिए वो सुन रहा है कि दूसरा ट्रांसमिशन चल रहा है। सो दैट टाइम एंड दिस काउंटडाउन टाइमर इज कॉल्ड countdown timer, that is countdown time and the waiting time for other host। बाकी होस्ट के लिए जो वो वेट कर रहा है, सुन रहा है कि वो लोग बातचीत कर रहे हैं, ये जो टाइम है, दिस टाइम इज कॉल्ड कंटेंशन टाइम, तब तक वो वेट कर रहा है, कंटेंशन विंडो, दिस टाइम इज कॉल्ड द कंटेंशन विंडो। ये कैसे काम करता है, तो ये कंटेंशन विंडो दैट होल समय के लिए वो वेट करेगा। अगर इस दौरान अगर उसको चैनल मिल गया फ्री, सो इट विल दिस टाइम ये कॉल्ड द DIFS। वंस इट गेट्स चैनल फ्री इट विल सेंड एन RTS, तो ये RTS अपना भेजेगा। सो RTS जैसे ही डेस्टिनेशन के पास मिला, सो वो एक समय के लिए वेट करेगा, एंड दैट टाइम विल बी स्मॉल इंटरफ्रेम सीक्वेंस, दैट इज SIFS टाइम के लिए वो वेट करेगा, देन इट विल इशू द CTS। सो CTS जब इसके पास पहुंचेगा, देन इट विल अगेन वेट फॉर द SIFS जो हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं, एंड अगेन देन इट विल स्टार्ट सेंडिंग इट्स डेटा, एंड आफ्टर द डेटा ट्रांसमिशन इज ओवर, द रिसीवर विल वेट फॉर द SIFS एंड द एक्नॉलेजमेंट विल बी गिवन आफ्टर वेटिंग फॉर द SIFS। इसमें बहुत सारा बात आ जाता है। सो वो जानता कैसे है, सवाल पहले उठता है कि जब ये कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, बाकी नोड्स जानेंगे कैसे कि ये जो है कम्युनिकेशन चल रहा है। जैसे ही वो एक RTS भेजेगा, RTS में उसका एक ड्यूरेशन फील्ड रहता है। इस ड्यूरेशन फील्ड को जैसे ही अदर नोड्स हैं, क्योंकि ये भी उस सर्विस सेट में बिलोंग करते हैं जहां पे ये कम्युनिकेशन एक एक्सेस पॉइंट के जरिए हो रहा है,
सो ये नोड्स उस आरटीएस को सुनेंगे, आरटीएस सुनने के बाद उसमें से ड्यूरेशन फील्ड को लेके वो लोग अपना एक टाइम सेट कर देंगे, एक गेस्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर. सो NAV इज ए गेस्ट टाइम. ये कैसे मिलता है उसको नोड को? इट इज ए मैथमेटिकली, एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम से मिलता है. वो एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम से इस नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर टाइम को वो एलोकेट करता है कि कितना देर तक ये कम्युनिकेशन चलने वाला है, संभावित है, तब तक हम लोग रिफ्रेन रहेंगे. तो ऐसा हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन जो है बीच में कहीं पे डिस्टर्ब हो गया. ठीक है, आरटीएस मिला, बाकी को सुनाई दिया, इसको भी सुनाई दिया, लेकिन फिर इसका कुछ गड़बड़ा गया. सो इन दैट केस ये जो है इसका अपना एक नेटवर्क एलोकेशन टाइमर वेक्टर है. तो NAV जैसे इसको एक्सपायर करेगा, सो NAV एक्सपायर करने के बाद वो तुरंत वापस मीडिया को एक्सेस नहीं कर पाएगा. तो वो फिर से उसके पास दैट इट विल हैव ए थिंग दैट इज कॉल्ड CCA, दैट इज क्लियर चैनल असेसमेंट. क्लियर चैनल असेसमेंट. तो क्लियर चैनल असेसमेंट क्या करता है? इट विल ensure that the waiting host does not hear a signal before transmitting. कि ये जो होस्ट है ये अपना इतना देर वो NAV वेक्टर के साथ, दैट इज नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर का जो टाइम है उसके साथ वो एक अंदाज किया कि इतना देर चलेगा, वेट किया, कुछ यहाँ गड़बड़ी हुआ, ये इसको नहीं मालूम. तो ये इतना समय जो वेट किया, इसके बाद वो अपना एक क्लियर चैनल असेसमेंट जो एक फिजिकल लेवल पे ये काम करता है, फिजिकल लेवल पे काम करता है, एंड दिस विल इसको भी ये स्टार्ट करेगा और ये क्लियर करेगा दैट इज दैट कोई अदर होस्ट जो है डज नॉट हियर अ सिग्नल बिफोर ट्रांसमिटिंग. कि ये एश्योर करेगा कि ये मान लो यही होस्ट अगर ट्रांसमिट करना चाहता है तो एश्योर करेगा कि ये सुन ले कि और कोई ट्रांसमिट तो नहीं कर रहा है, और अगर कोई ट्रांसमिट नहीं कर रहा है इट विल गेट एक्सेस टू द चैनल. अब आते हैं कि ये जो DIFS है, ये SIFS है, कैसे हम मान के चले कि जो RTS एंड CTS और ACK ये फुल प्रूफ है. तो पहली बात है कि जो RTS जैसे ही RTS को सेंड करेगा इट इज ए हाई प्रायोरिटी फ्रेम. RTS, ये RTS, CTS, ACK, ये तीनों फ्रेम जो है वो हाई प्रायोरिटी फ्रेम है बिकॉज दे आर कॉल्ड कंट्रोल फ्रेम्स. तीन तरह का फ्रेम्स यूज होता है: कंट्रोल फ्रेम्स, मैनेजमेंट फ्रेम्स एंड डेटा फ्रेम्स. I will not go into the details of those things. So control frames, management frames and data frames के जरिए, तो control frames जो है वो high priority frames होता है. That is why it keeps the SIFS, जो SIFS जो है उसको वो DIFS से कम रखता है ताकि जल्दी से जल्दी जो है उसको CTS मिल जाए या फिर RTS भी डेटा भी उसको मिल जाए या फिर ACK भी उसको मिल जाए. ACK का पहुंचना ये एश्योर करता है, इंश्योर होता है दैट SIFS is less than DIFS. It ensures success of delivery. अगर सक्सेस नहीं किया, अगर मान लेते कोई एक चीज यहाँ पे RTS करप्ट हो गया, CTS करप्ट हो गया, क्योंकि चैनल नॉइजी है, तब क्या होगा? देन इट विल हैव अ टाइमर. जो भेजा था, मान लो यही भेज रहा था और ये लोग कंटेंट कर रहे थे, वेट कर रहे थे, इसके पास अपना एक टाइमर है, दैट इज द काउंटडाउन टाइमर. वो काउंटडाउन इंक्रीमेंट बैकअप वो बढ़ेगा. और ये कब तक बढ़ेगा? तो पहला बैकअप में जाएगा, फिर दूसरा बैकअप में जाएगा. तो हर बार अगर ऐसा ही होता है तो फाइनली वो उसको अबॉर्ट कर देगा. सो लेट अस गो थ्रू द फ्लो चार्ट. तो पहले वो सेटअप बैकअप टू 0, ये बैकअप बढ़ता चला जाएगा, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वो अबॉर्ट कर जाएगा. सो परसिस्टेंस स्ट्रेटेजी वो ट्राई करता रहेगा. DIFS के लिए वेट करेगा, वेट करने के बाद RTS भेजेगा और अपना टाइमर सेट कर देगा. तो ये जो टाइम उसको मिला, यही टाइम ये जो RTS भेजा, ये बाकी नोड्स भी सुने, तो वो लोग भी अपना नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर, ये हमेशा लिसनिंग नोड्स, कंटेनिंग नोड्स से नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर सेट करते हैं. और जो ये जो टाइमर है ये आपका जो है सोर्स नोड सेट करता है अपने आप में. लेकिन RTS में चूंकि ड्यूरेशन फील्ड मेंशन रहता है कितने समय तक कम्युनिकेशन चलेगा, तो उसको ख्याल में रखते हुए बाकी नोड्स अपना NAV सेट कर लेते हैं. सो वंस द टाइमर इज सेट, CTS रिसीव्ड बिफोर टाइम आउट, अगर यस, सो वेट फॉर SIFS. SIFS
PIFS के लिए वो वेट करेगा, देन सेंड द फ्रेम डेटा फ्रेम को वो सेंड किया एंड सेट द टाइमर। फिर वो एक्नॉलेजमेंट के लिए वो टाइमर सेट करेगा। एक्नॉलेजमेंट क्या मिल गया तो हाँ सक्सेस, अगर नहीं मिला तो यहाँ पे CTS अगर नहीं मिला तो वापस अगर CTS यहाँ पे नहीं मिला तो वो बैकअप में जाएगा। अगर एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिला, दैट इज CTS भी नहीं मिला और एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिला, दैट इज रिसीवर की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन में फॉल्ट हो गया, देन इट विल गो फॉर बैकअप। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा एल्गोरिथम जो है काम करता है, जहाँ पे अलग अलग लेवल पे काम करता है। एंड पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन का रोल इतना ही है, थोड़ा देख लेते हैं उसको भी। यस, पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन का रोल इतना ही है कि अगर एक्सेस पॉइंट ही कम्युनिकेट करना चाहता है, दैट इज एक्सेस पॉइंट इज विलिंग टू कम्युनिकेट, तो वो सबको बताता है तुम लोग अब सब चुप हो जाओ, हम कुछ बात करना चाहते हैं, दैट इज PIFS। तो वो एक टाइम के लिए वेट करेगा, कंटेंशन करेगा, दैट इज पॉइंट इंटरफेरेंस सीक्वेंस। साथ में जो B है दैट इज कॉल्ड द बीकन फ्रेम, एक बीकन मैसेज देगा, जिस जैसे ही ये बीकन मैसेज सबको पता चलेगा, सब नोड जो है अपना नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर जो है, all the nodes will set up its network allocation vector. And from that point they will wait for the time as long as the contention free frame is not sent by the access point। तो contention free जो frame है वो access point जब send करेगा तब ये सबको सुनाई देगा और सबको पता चलेगा कि ठीक है, the communication is over, now we can contend for the media। So and for that ये सब काम जो वो करता है that is using the SSID field। उसी SSID field के जरिए, क्योंकि वही field जो है access point को identify करता है और उसी field के जरिए वो information भेजता है, beacon मैसेज डालता है कि तुम लोग अब सब चुप हो जाओ, हम बात करेंगे। एंड वो जो पूरा दौरान है उसमें वो पोलिंग करता है किससे बात करना है, और वेटिंग करता है, एक्नॉलेजमेंट लेता है, डेटा सेंड करता है, जो भी करना है, whatever work it wants to do, it does that work within that time। or once the CF, that is contention free frame, is being sent, once that is done, that event occurs, तो वो मीडिया को छोड़ देता है एंड ऑल द नोड्स अगेन कैन कंटेंट फॉर द, फिर DCF प्ले में आ जाता है। तो PCF इसी को टॉप, इसीलिए उसको टॉप लेवल पर रखा गया है, क्योंकि वो सिर्फ एक्सेस पॉइंट का सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल देने के लिए उसको रखा गया है। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहता है तो इट विल गो फॉर DCF बिकॉज ऑल द नोड्स आर बेसिकली सेम। सो आई होप द थिंग इज क्लियर। तो वायरलेस लैन का मोस्ट ऑफ द थिंग इज क्लियर। और जो इसका जो एक सेक्शन रह गया दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी और ट्रांसमिशन सेक्शन, उसमें आप बुक को रेफर कीजिए। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, स्प्रेड स्पेक्ट्रम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एंड अलग अलग वायरलेस फ्रीक्वेंसी अलग अलग टेक्निक्स से ट्रांसमिशन करते हैं। यू रेफर द बुक, जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन दैट व्हिच लैंड यूजेस व्हिच फ्रीक्वेंसी एंड व्हिच टेक्निक, ट्रांसमिशन टेक्निक, दैट मच इज सफिशिएंट। दैट इज व्हाई आई लेफ्ट दैट थिंग फॉर यू। वो आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप उसको पढ़िए, कोई भी डाउट्स हो उसको पूछिएगा। अभी इफ यू हैव एनी डाउट्स, नाउ स्टॉप माय शेयरिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। यस, एक एक करके अपना माइक ऑन करो, इसको जो सवाल है वो पूछ सकता है। 17 people are there। हेलो, हेलो, आवाज सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? हेलो सर। यस सर। हाँ हाँ, अच्छा ठीक। या फिर उठ के कहीं चल दिए थे? नो सर। ओके, नहीं कोई बात नहीं। इट इज एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एनीवे। खो गए लिमिटेशन है थे सर एडवांटेज। पढ़ाई में। अच्छा, तो अब आपको कोई सवाल है तो पूछिए आप लोग, वन बाई वन। कोई कैपिंग नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं अपना सवाल।
सर पूछे थे वहाँ पे सिम कार्ड में चैट में। सर वर्चुअल हाँ, SSID होता है सिम कार्ड में। सिम कार्ड में वर्चुअल एसएसआईडी, सिम कार्ड प्योरली आपको नहीं, फिजिकल एसएसआईडी से ही आपको वो रजिस्टर करता है ना। अलग अलग सिम कार्ड जो है आपको अलग अलग मैक, आपके मैक से वो कनेक्ट करता है। जैसे आपका सिम कार्ड आप जब लेते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है उस सिम कार्ड का। तो यस उस, सर। अगर आपके मोबाइल में 2 सिम है तो 2 स्लॉट है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली कि अगर आप दोनों पे नेट चला सकते हैं, दैट इज एक्सेस, दोनों से आप नेटवर्क ले सकते हैं, दैट इज सेलुलर नेटवर्क का मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि दोनों, ऐसा भी हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट द व्हाट हार्डवेयर ऑफ द मोबाइल, ऐसा हो सकता है एज पर डिजाइन कि उसके पास 2 मैक एड्रेस हो, या फिर ऐसा हो सकता है जो कि 2 अलग अलग मैक एड्रेस हो, क्योंकि मैक एड्रेस से ही ना वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से ही ना वो आईपी लेगा, आईपी के बिना यस तो सर, नेट नहीं आएगा। मैक तो रहता ही है, दोनों पे अलग अलग मैक रहता है दोनों दोनों का सिम। अलग अलग मैक है तो डेफिनेटली तो वो फिजिकल से बाउंड होगा। जिस नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क से वो रजिस्टर्ड हो रहा है, उसी के फिजिकल, उस मैक आईडी के फिजिकल से वो बाउंड हो जाएगा। यस लेकिन सर। अगर एक मैक आईडी है, ओनली देन वी कैन गो फॉर वर्चुअल मैक एड्रेसेस। वर्चुअल कब चाहिए? जब एक एक्सेस पॉइंट के पास एक ही मैक एड्रेस है लेकिन अलग अलग क्लाइंट को एड्रेस करना चाहता है, ओनली देन। और ये एक्सेस पॉइंट के लिए बात हो रहा है, सेलुलर के लिए बात नहीं हो रहा। सेलुलर इज समथिंग डिफरेंट, वो अलग तरह से काम करता है। हम कह रहे वैसे हैं कि एक नोड, हाँ, एक नोड सिम के का पास जैसे सेटिंग में जाते हैं ना तो आता है SSID का भी ऑप्शन आता है, उसमें भी कुछ डॉट डॉट हाँ हाँ करके रहता है, 0 पॉइंट हाँ करके हाँ ऐसे। हाँ हाँ। मुझे लगता है आज का जो क्लास था वो कुछ रियलिस्टिक था, आप लोगों को कुछ रियल वर्ल्ड से कनेक्टिविटी मिला होगा। अगर मोबाइल छेड़छाड़ करते होंगे, सिस्टम छेड़छाड़ करते होंगे, तो आपको कुछ कनेक्टिविटी रिलेट कर पाए होंगे जो यस सर। चीजें हैं। So if you have any doubts, other doubts, boys or girl, you can ask. Clear हुआ मनीष? यस सर। यस। ओके, एनी अदर सर, क्वेश्चंस? एक साथ हाँ, नहीं ले सकते हैं दोनों से नेटवर्क, दोनों सिम से? कैसे ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल में अभी जैसे हम यूज करते हैं, हम जैसे डाटा को भी ऑन करते हैं तो वायरलेस को भी ऑन करते हैं, ठीक है? तो हम जब अपने राउटर से वायरलेस को एक्सेस करते हैं तो डाटा का मेरा सेव हो जाता है, डाटा, सॉरी, वायरलेस जो है, दैट इज सेलुलर जो डाटा है वहां से कटता है, वायरलेस को एक्सेस होने नहीं देता है, क्योंकि सेलुलर जो है वो फिजिकल मैक एड्रेस से कनेक्ट होता है, ठीक है ना? और हम जो अपना वायरलेस को ऑन कर रहे हैं और हॉटस्पॉट जो है, जो हमारा घर में जो डिवाइस लगा हुआ, मान लीजिए उससे हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली आई एम रजिस्टरिंग इट टू द एक्सेस पॉइंट, माई सेल्फ टू द एक्सेस पॉइंट। सो उस डोमिनेट कर जाता है आपका सेलुलर जो नेटवर्क है, वो डोमिनेट कर जाता है। अब अगर तुम जो पूछी कि तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं कि एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो अगर 2 सेलुलर नेटवर्क है तो नहीं, 2 सेलुलर नेटवर्क है तो नहीं, सेलुलर वायरलेस है तो भी नहीं, अलग अलग फिजिकल हो जाएगा तब ले सकते हैं। एंटेना तो सेम है ना, मोबाइल में एंटेना सेम है, कॉमन एंटेना है। आई थिंक सो, यू नो बेटर देन मी। मोबाइल यस में सर, एंटेना, तो एक उसी ही एंटेना, रहता है। हाँ, उसी एंटेना से या तो वो सेलुलर फ्रीक्वेंसी पे डाटा कम्युनिकेट करेगा या फिर वायरलेस पे करेगा। दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग है, बैंड अलग है, तो कैसे करेगा? ठीक है, कार्ड अलग अलग है, एंटेना तो सेम है। एंड आई थिंक सो दैट इज वाई जब हम करते हैं, जो हम फेस करते हैं रियल लाइफ में, कि डेटा को वो ले लेता है, बिकॉज डेटा, इट गिव्स डेटा द हायर प्रिविलेज। और मुझे लगता है क्यों देता है, क्योंकि वो फिजिकल लैन से, फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस से वो कनेक्टेड है, तो फिजिकल को ज्यादा प्रायोरिटी मिलना चाहिए। यस सर। अंबिका, क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। एनी अदर क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, तुम लोग बात तो करो, हाँ ना कुछ तो बोलो। नो सर। हम लोग चुप हो जाते हो, हमको तो लगता है सुनते भी हो कि नहीं, पता नहीं। नहीं सुनती हूँ सर। और मैं बहुत सारा नेटवर्क प्रॉब्लम था बहुत ज्यादा, तो फिर वीडियो देख करके ही कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। हाँ, तो वीडियो देखो, इसीलिए तो अपलोड भी हो जाता है। सो उसको देखो और पूछा करो क्वेश्चंस, ठीक है? सर बुक को ये पढ़ो नेटवर्क का जो कवरेज बढ़ता है इसी तरह बढ़ता है, नेटवर्क का कवरेज। इसी तरह से ये जो टोपोलॉजी के जरिए नेटवर्क को बढ़ाया जाता है। अगर हमारे कॉलेज में मान लो एक वाईफाई लगा दिया जाएगा और उसको हम पूरी तरह से वायरलेस पे कवरेज देना चाहेंगे, तो वही कुछ ना कुछ, वही जो टोपोलॉजी में जो हम लोग बताए
उसी को यूज करेंगे डिपेंडिंग कि मेरे पास क्या है। तो जनरली हम लोग वायरलेस रिपीटर्स ही यूज करते हैं ताकि कवरेज को स्केलेबल भी कर सके और बढ़ा भी सके, वही यूज करते हैं हम लोग रिपीटर्स। और राउटर का अपना भी तो कवरेज अच्छा खासा हो जाता है, 400-500 मीटर तक देता है, तो इट्स गुड। तो मेन फीचर्स क्या है और मेन लिमिटेशंस क्या है, और प्रोटोकॉल खास करके वो ज्यादा जरूरी है। DCF एंड PCF कैसे काम करता है ये पूछेगा जरूर, आई थिंक सो। अगर पूछेगा तो यही पूछेगा, DCF एंड PCF कैसे काम करता है, एक्सेस मैकेनिज्म क्या है, इसी पे आपको ज्यादा जोर देना पड़ेगा। और फ्रीक्वेंसीज पे आ सकता है, ट्रांसमिशन क्या क्या फ्रीक्वेंसी यूज होता है, दैट्स इट। तो IPv4 से और IPv6 से सर पूछता है सेमेस्टर में। हाँ, तो होगा, कवरेज होगा उसका। ठीक है, तो ये DCF PCF को अच्छा से पढ़ना, फ्रोजन से पढ़ना, और हम भी देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल तुम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ दे देंगे हम ताकि और अच्छा से क्लियर हो सके सर पढ़ना। और हाँ, अपने से लिखा हुआ मटेरियल नहीं भेज सकते हैं? मेरा लिखा हुआ, हम तो पहली बात है कुछ लिखते नहीं है, मेरे पास कुछ है, कुछ वर्ड्स लिख के रखते हैं जिससे हम जस्ट रेफरेंस लेके आपसे बात करते हैं। और स्पून फीडिंग पे भी हम विश्वास नहीं करते हैं, बिकॉज यू आर ए थर्ड ईयर स्टूडेंट। अब जाओगे, तुम लोग प्लेसमेंट में जाने वाले हो, तुम लोग यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ आई थिंक। और स्लाइड तो दे ही देते हैं, स्लाइड और अभी जो एक्सप्लेन की वो भी दे देंगे। बुक्स फ्रोजन पढ़िए, बुक को रेफर कीजिए, और क्या चाहिए दूसरा कोई बुक्स पढ़ना है, बुक का रेफरल चाहिए तो वो भी बता देंगे, लेकिन आप पढ़िए। और आई ऐसे होप हम लोग के लिए इट तो इज ये क्लियर बहुत अंबिका। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सर। हाँ इम्पोर्टेंट, हम कहाँ बोल रहे हैं, सब सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन नहीं आप खुद पढ़े मतलब ये भी बहुत सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, आई इलेक्ट्रॉनिक्स अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बट आई इंसिस्ट कि यू गो थ्रू द बुक्स, मेक योर नोट्स। आप अपना नोट्स बनाइए, अपने हिसाब से नोट्स बनाइए जैसा आपको समझ में आता है। मेरा नोट्स मेरे समझ के हिसाब से है, एंड आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड नोट्स टू गिव एनी स्टूडेंट्स को देने के लिए हम नोट्स नहीं बनाए हैं, हम अपने लिए अपने समझ के लिए बनाते हैं। तो वो हो सकता है तुम्हारे लिए कस्टमाइज नहीं भी हो, तो तुम हेल्प लो हमसे नोट्स के लिए, जो भी हेल्प चाहिए आई एम देयर विथ यू। कम्युनिकेट करो, फोन है, सब कुछ है, लेकिन खुद करो, हम तुम्हारे पास में है, हेल्प करेंगे। जिसको जितना हेल्प चाहिए हम करेंगे, लेकिन खुद बनाओ, हम यही चाहते हैं। बुक्स क्या पढ़ना है खुद पढ़ो, क्या कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग, सब जो पूछोगे सब बताएंगे। जहां तक मुझे समझ में आता है हम उतना बता देते हैं, बाकी तुमको और क्या पूछना है तुम पूछो पर्टिकुलरली, हम बताएंगे। ओके सर। ठीक है, लेकिन आई इंसिस्ट कि नोट्स बनाओ, खास करके जो टॉपिक्स कवर हो चुका है उसका शॉर्ट नोट्स, कुछ लॉन्ग नोट्स, कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, उसको एक बार सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। फॉर एग्जांपल अगर पूछ देगा सी, सब तो बताते ही क्लास में कि CSMA CDO एक्सप्लेन कीजिए, पिगी बैकिंग टेक्निक्स कैसे इंप्लीमेंट होता है, कैसे ईडियट नोट प्रॉब्लम सॉल्व होता है, बस ये क्वेश्चन बनाओ और उसको लिख दो अपनी भाषा में, समझ के अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करो, या फिर बुक से ही उसको लिखो, फिर उसको पढ़ के इसी तरह से पढ़ा जाता है। और इस दौरान में, इस प्रोसेस में कहीं कोई तकलीफ होता है, जस्ट आस्क मी, पूरी तरह से तुम लोगों को सहयोग करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है यस सर। सर। ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं, अचानक से करने बैठोगे कुछ नहीं होगा। अभी से जितना तक कवर हो चुका है उतना तक का लॉन्ग क्वेश्चंस जो तुमको समझ में आता है, कुछ हम तो देंगे, एक्चुअली हम दे देंगे तो वो एक तरह का क्वेश्चन आउट हो जाएगा, इसीलिए हम नहीं देते हैं। आप लोग अपने हिसाब से देखिए, बुक्स को रेफर कीजिए, जो जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं, तो इसका बनाए कि नहीं, इसका बनाए कि नहीं, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। कुछ एक क्वेश्चन बैंक्स देख लीजिए, आप लोग समझदार है इस सब मामले में, बीटेक हैं, छोटे बच्चे तो नहीं है, आई होप सो। यस सर। हाँ तो करो, जो हेल्प चाहिए उसमें हमसे जो पूछना है पूछो, हम उसमें हेल्प कर देंगे, लेकिन लिखोगे तो नोट्स तुम ना, वो हम लिखेंगे, अच्छा लगता है बताओ। नहीं सर। नोट्स तुम लिखो, जो डाउट्स हो लिखने में, कैसे लिखना चाहिए, क्या किस क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, जो पूछना है पूछो, लेकिन पढ़ के तुम लिखो। ठीक है, ठीक है सर। ओके, एनीवन एल्स?
ठीक है, 18 जन है, तो हम सेशन को एंड करें मनीष? यस सर। ओके। अच्छा, अटेंडेंस जो है हम ग्रुप में डाल देंगे, उसको फिलअप कर देना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ग्रुप में डाल लिंक देंगे ना सर? हाँ लिंक डाल, ओके ठीक है, 18 ही होना चाहिए, ठीक है। ये तो पता नहीं है सर, 18 से ज्यादा भी हो जाता है। 18 से ज्यादा कैसे हो जाएगा? यहाँ पे तो सर लिंक हमको कोई दिख रहा है ना प्रिपेयर, कौन कौन प्रेजेंट है। अच्छा ठीक है, ठीक है, अटेंडेंस देना, ठीक, ओके।